जीरो ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू एक्सप्रेस रेट ऑफ ए रिएक्शन, what are the factors that influence rate of a reaction। और कल हमने पढ़ा ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। आपने पढ़ा कि किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो नंबर है मोलेकुलरिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हुआ, 3 करते हैं तो 3 हुआ, एक ही अकेले टूट जाते हैं तो 1 हुआ। तो एक साथ कितने कोलाइड करते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी है। यह बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर हम समझ सकते हैं। लेकिन ऑर्डर है कितने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। किस कंसंट्रेशन के बढ़ने घटने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना घटेगा बढ़ेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो है ऑर्डर। तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। ऑर्डर आप किसी रिएक्शन को देखकर नहीं कह सकते हैं, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा और देखना होगा कि किस किस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने कितने पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, अब शुरू करेंगे किसी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। लेकिन हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर जाने से पहले 2 मिनट रेट कांस्टेंट की बात करना चाहेंगे। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आपको बताया गया था कि वी कैन एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं -dc/dt इक्वल टू k इंटू c पावर n। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो, ज्यादा है तो, अगर 2-3 है तो लिखेंगे -dr/dt इक्वल टू k इंटू a पावर m b पावर n एंड सो ऑन। ये रेट कांस्टेंट k ये क्या है? अब सोचिए, हम इस रिएक्शन की बात करते हैं कि अगर हम C बराबर लेते हैं 1 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन लेते हैं 1 मोल पर लीटर, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे। यहां भी होगा, A1 लेंगे B1 लेंगे तो सेम आएगा। तो -dc/dt बराबर क्या हो जाएगा, K। सो रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन को छोड़ दीजिए, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट के लिए जो पैरामीटर है वो है K। कंसंट्रेशन 1 है तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है। अब कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कितना बढ़ेगा इसी का मान देंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K का मान बदल जाएगा। तो K क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
rate of a chemical reaction at unit concentration of the reactant. Unit concentration of the reactant. ठीक है? अभी मेरा पर्पस है कि हम K का यूनिट निकालना चाहते हैं. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K. तो आपने क्या देखा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू C पावर n, जहां n को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये है रेट. रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन बाय टाइम. और कंसंट्रेशन को आप लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर में. तो वह कंसंट्रेशन बाय टाइम बराबर K इंटू कंसंट्रेशन पावर n होगा. कंसंट्रेशन डीसी है. कंसंट्रेशन डीसी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. डीटी क्या होगा? टाइम. ये तो निकालना है. और सी हो गया कंसंट्रेशन पावर n. तो K बराबर क्या होगा? देखिए यूनिट ऑफ K. लॉ ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करिए. क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा. होगा कंसंट्रेशन बाय टाइम इनटू कंसंट्रेशन पावर n होगा. ये नीचे आएगा कंसंट्रेशन पावर n बाई 1. उलट देंगे इसको. ये क्या हो गया? देखो ध्यान से. हम K का यूनिट निकाल रहे हैं. लॉ ऑफ होमोजेनिटी जो पढ़े हैं फिजिक्स में आप, कि दोनों तरफ का इकाई सेम होना चाहिए. अब क्या हो गया? ये कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n बाय टाइम पावर माइनस 1. ये कंसंट्रेशन ऊपर गया तो माइनस n हो गया. ये 1 है तो 1 माइनस n टाइम इनवर्स. यही हुआ जनरल. K का यूनिट जब निकालना हो जनरल फॉर्मूला हो गया कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n टाइम पावर माइनस 1, where n is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर मान लीजिए हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर लीटर में, जो मोस्ट कॉमन यूनिट है. मोस्ट कॉमन यूनिट है कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर. तो अगर हम मोल पर लीटर लेते हैं तो K बराबर हो जाता है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n इंटू टाइम पावर माइनस 1. ठीक है? मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n बाई टाइम पावर माइनस 1. अब इसको अलग अलग कर दीजिए. तो मोल पावर 1 माइनस n, लीटर में माइनस 1 इंटू 1 माइनस n. क्या हो जाएगा? क्या होगा बता? तो सॉल्व करो अपने से. ये हो जाएगा K बराबर मोल पावर 1 माइनस n लीटर पावर n माइनस 1 और टाइम पावर माइनस 1. टाइम को हम सेकंड ले सकते हैं. अगर टाइम को सेकंड ले लेंगे तो मोल पावर 1 माइनस 1 लीटर पावर n माइनस 1 सेकंड पावर माइनस 1. ये हुआ जनरल. वैसे नॉर्मल ये कहेंगे हम, लेकिन जो हमको निकालना पड़ेगा तो मोस्टली हम लोग जो मोस्ट कॉमन है वो लेते हैं. अब देखिए, अब निकाल लीजिए आप. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n हो गया 0. K बराबर क्या हो गया? 1 माइनस 0
मतलब मोल 0-1 पर लीटर पर सेकेंड। इसको K0 कर दो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट हुआ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का निकालो अपने से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनका मान 1 डालिए, इनका मान 1 डालकर निकालिए खुद से। क्या आता देखिए, 1 - 1 0, 1 - 1 0, क्या हो गया? K बराबर मोल पावर 0 लीटर पावर 0 सेकंड इनवर्स, मतलब K बराबर सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इसको K1 कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप K1 K2 लिखिए, एक डिस्टिंक्शन के लिए आपको सुविधा होगी पहचानने में कि ये नोट मतलब समझ जाएंगे कि जीरो ऑर्डर के लिए है और K1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, एंड सो ऑन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसके लिए n का मान 2 है, 2 - 1 सॉरी 1 - 2, 1 - 2 मतलब -1, 2 - 1 1 सेकंड इनवर्स। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया K2 बराबर मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ये इस तरह से आप n का मान देकर किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। और इसका लाभ क्या है बताइए? इतना जो हम परिश्रम किए, आपको निकालना सिखाए रेट कांस्टेंट का यूनिट, इससे लाभ क्या होगा? कोई बताओ। किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट देखकर उसका ऑर्डर समझ जाएंगे। किसी भी रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट देखकर समझ जाओगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर ऑर्डर नहीं भी दिया हो, यू कैन कैलकुलेट, तो यू कैन नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ K का मान देखकर। कभी कभी सवाल में ऐसा हो सकता है कि लिखिए नहीं किस ऑर्डर का रिएक्शन है, डाटा दे दे, K का मान दे देगा, तो आपको आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप उस रिएक्शन का ऑर्डर समझ जाए। ठीक है, ये काम था आपको सिखाना। रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन तो पहले क्लास में दिए थे, हमको मेन दिखाना था आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बता दिया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हुआ? कंसंट्रेशन पावर 1 - n टाइम इनवर्स। हमने सेकंड लिया है जो मोस्ट कॉमन यूनिट है। ये मिनट इनवर्स हो सकता है, आवर इनवर्स हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है ना। ऐसी तरह कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर है, वह मोल पर केजी भी हो सकता है, लेकिन मोल पर लीटर में ही जनरली यूज करते हैं हम, इसलिए हमने मोस्ट कॉमन जो यूनिट है वो आपके सामने लिख दिया। वैसे आज का टॉपिक हमारा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको मिटा दूं? यस सर। चलिए खूब मन से पढ़िए। कल का क्लास तो यूट्यूब पर लाइव था। यस सर। कोई बताया तुम लोगों को? यस सर, नोटिफिकेशन आया था। आया था। सर आप क्लास किए वहाँ यूट्यूब पे लाइव, तो यहाँ भी लिख रहा था जूम पे। अच्छा अच्छा। फेसबुक पे भी सर किए थे तो उसमें भी लिख रहा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव। यस सर। चल
अब हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप देखकर समझ गए होंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स a reaction whose rate is independent of concentration। वैसे लिखने के लिए हम लोग कहेंगे a reaction whose rate is proportional to zero power of the concentration of reactant। दो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं a reaction whose rate is independent of concentration of reactants। जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट रेट से होता है रिएक्शन। या ए रिएक्शन whose rate is directly proportional to zero power of the concentration of reactants। मैथमेटिकली ये हुआ, ये समझने के लिए यही है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म ये हुआ कि जिसका रेट कंसंट्रेशन के जीरो पावर के समानुपाती है। अगर मान लो कोई रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, इसका हम रेट निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to concentration of A power 0, या rate of reaction is equal to K naught into A power 0। So rate of reaction equal to K naught। ये हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट है। रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट रेट से रिएक्शन होता है। कंसंट्रेशन घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं। ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल बहुत नहीं है, लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं है, कम है। पहला एग्जाम्पल है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस हमारे बॉडी में जो रिएक्शन सब होता है वो सब जनरली कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, वो एंजाइम पर डिपेंड करता है। दूसरा एग्जांपल है जो रिएक्शन सरफेस पर होता है। सरफेस रिएक्शन, जो सॉलिड के सरफेस पर रिएक्शन होगा वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। रिएक्शंस taking place on the solid surface। इसका हम दो एग्जाम्पल आपको देंगे। एक एग्जाम्पल है इसका डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया at high pressure। उसी तरह दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ HI। ऑन मेटल सरफेस। प्लेटिनम या गोल्ड लेते हैं, उस सरफेस पर रिएक्शन होता है तो उस सरफेस एरिया पर डिपेंड कर जाता है
कंसंट्रेशन से उसको मतलब नहीं। तीसरा एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन, बताए थे कल भी। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, उस रिएक्शन का रेट लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे रिएक्शन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है 2HCl। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसका रेट भी कांस्टेंट है थ्रू आउट टाइम, ये कांस्टेंट रेट से होता रहता है। अगर आप रेट और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे, ऐसा ग्राफ आएगा। जिस रेट से रिएक्शन शुरू होगा उसी रेट से खत्म होगा, कांस्टेंट रेट रहेगा। और रेट कितना होगा? ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के नॉट, रेट कांस्टेंट के बराबर। यही वैल्यू रेट कांस्टेंट होगा, यही वैल्यू रेट कांस्टेंट होगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होगा, यह रिएक्शन हुआ जीरो। कोई क्वेश्चन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन हुआ? जिस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहता है, जिस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के पावर जीरो के प्रोपोर्शनल होता है, वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। Yes, sir. जैसे कोई कंजूस आदमी है, किसी कंजूस आदमी से मुलाकात हुई है तुम लोगों की? Yes. उसके पास कितना भी पैसा रहेगा वो रोता ही रहेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, खर्च नहीं करेगा। वही बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जनरल क्या होता है? आपके पास पैसा कम है तो आप कम खर्च करेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कम हो या ज्यादा हो, वो कांस्टेंट रेट से ही खर्च करते हैं, उसे कहते हैं वो हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जो कंजूस आदमी है Zero order. उसका खर्च क्या है? जीरो ऑर्डर। Zero order. हाँ। कुछ बहुत उत्साही आदमी होते हैं, वो भी जीरो ऑर्डर होते हैं। उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो भी खर्च करेंगे, उतना ही करेंगे, कर्जा ले लेंगे, वो भी जीरो ऑर्डर होगा। जो बहुत कंजूस है वो भी जीरो ऑर्डर, जो बहुत दिलदार है वो भी जीरो ऑर्डर। Zero order. बाकी सब आदमी फर्स्ट ऑर्डर। आप लोग क्या हैं? आई डोंट नो। मन ही मन सोच लो, बोलना क्या। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अब काम है, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आपने देखा होगा कि हम लोग जनरली डिफरेंशियल लिखते थे रेट को माइनस डी बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी ऐसे लिखते हैं, तो वो डिफरेंशियल रेट लॉ हुआ। जनरल यही टर्म है, हम लिखते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पावर n। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ। हम अब निकालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्योंकि डिफरेंशियल रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, इससे हमें जानकारी बहुत नहीं मिल पाती है। तो आप जानते ही हैं, मैथमेटिक्स के जो विद्वान हैं समझते हैं कि हम डिफरेंशियल को चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। यही बात है। तो वी वांट इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड
rate law of what? Zero order reaction. क्या करेंगे समझ गए आप? डिफरेंशियल रेट लॉ को कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल रेट लॉ में। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है? लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। A gives products, ठीक है? इनिशियली मान लो इसका कंसंट्रेशन R0 था, R0 मोल पर लीटर। इनिशियली जब रिएक्शन शुरू हुआ, अभी हम A लिए हैं, रिएक्शन हुआ नहीं है, इसका अमाउंट R0 है, प्रोडक्ट 0 है, ठीक है? रिएक्शन शुरू हुआ, ये खर्च होना शुरू हुआ। मान लो आफ्टर टाइम टी समय के बाद ये आर हो गया। ये कितना हुआ उसका अपना कोई मतलब नहीं, जो भी हुआ अपना मतलब है कि हम R0 लिए थे, यह आर हो गया। इस समय में एट टाइम टी, एट टाइम टी rate of this reaction will be क्या? माइनस dr by dt, that is as R concentration power 0, और माइनस dr by dt इक्वल टू के नॉट इंटू आर पावर 0। आपको मालूम है एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो क्या हो गया? और माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के नॉट, वेयर क्या है के नॉट? के नॉट क्या है? रेट constant of zero order reaction। के नॉट क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने के नॉट लिखा है, कुछ बुक में के नॉट भी लिखते हैं, कुछ बुक में सीधे के भी लिखा जाता है, तो आप इसे टेंशन नहीं लेंगे। के नॉट लिखने से थोड़ा सा एक जानकारी मिली कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के है। वैसे आप के भी लिख सकते हो, यूनिट से ही पहचान लोगे इसको, ठीक है? ये इक्वेशन को 1 करते हैं और इस इक्वेशन को अब रीअरेंज करते हैं। रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 क्या रीअरेंज करेंगे? तो dt को इधर राइट ले आएंगे, माइनस डी आर इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी। और क्यों लाए हैं ये बात आप समझ भी सकते हैं, क्यों लाए हैं? हमें इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ डिफरेंशियल टर्म नहीं था। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इसका भी 2 तरीका है। एक तरीका है कि हम पहले इसको बिना लिमिट के इंटीग्रेट कर लेते हैं और उसके बाद एक कांस्टेंट आता है, उसका मान निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसको लिमिट दे के ही इंटीग्रेट करें, तो अच्छा होगा कि लिमिट दे देंगे तो ये आसान हो जाएगा, 2 स्टेप बच जाएगा हमारा, ठीक है? तो लिमिट क्या होगा बताइए? माइनस डी आर, इसका लिमिट क्या होगा? R0 से R, पहले R0 लिए थे जो घट के R हो गया है। के नॉट कांस्टेंट है,
so it is kept out of integration. dt का लिमिट क्या होगा? 0 से t। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन R नॉट था, देखते हैं इनिशियल when t equal to 0। जब t 0 था तो कंसंट्रेशन R नॉट था, जब टाइम t हुआ ये R हो गया। तो हमने लिमिट लिया R नॉट से R, यहाँ लिया 0 से t, अब k नॉट को बाहर कर दिए। आप जानते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं तो मान लीजिए मेरी बात, द कांस्टेंट इज ऑलवेज केप्ट आउट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, k नॉट is constant hence kept out of इंटीग्रेशन। क्या है? जोड़ना, छोटा छोटा है उसको जोड़ना, तो जो कांस्टेंट है उसको जोड़ना क्या है? जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, अब आप लोग जो मैथ वाले हैं इसको हल करिए, उनको क्या करना है, हल करो, निकालो इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका क्या होगा? माइनस R होगा ना, माइनस R नॉट बाय टू R बराबर k नॉट इंटू t 0 to t होगा। dr का इंटीग्रेशन r, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं, इसलिए जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये डिफरेंशियल था dr, इसको इंटीग्रेट किए तो ये हो गया। इसको बेटर आप यहाँ रखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ रखो R नॉट से R, यहाँ तो लिखा हुआ, ठीक है, यहीं पर लिखो R नॉट से। तो ये R हो गया, लिमिट है R नॉट से R, और ये dt t हो गया, लिमिट है 0 से t। अब क्या होता है, ऊपर में से नीचे घटाते हैं तो R का मान R देंगे, एक बार R हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस R नॉट हो जाएगा, बराबर k नॉट t माइनस 0, एक बार होगा R, और माइनस R नॉट, ये प्लस हो गया, तो हो गया R नॉट कंसंट्रेशन माइनस R कंसंट्रेशन इक्वल टू k इंटू t। सो k नॉट इक्वल टू R नॉट कंसंट्रेशन minus R concentration by T. This is expression for rate constant of what? Zero order reaction. यही ड्राइव करना था हमको, rate constant of zero order reaction K not equal to R naught minus R by T। यहाँ R naught क्या है? R naught initial concentration है, और R फाइनल कंसंट्रेशन t टाइम पर। ठीक है, दिया रहेगा कोई रिएक्शन 5 मोल पर लीटर से स्टार्ट किया गया और 10 मिनट के बाद 3 मोल पर लीटर बचा है। 5 मोल पर लीटर से शुरू किया गया, अब 10 मिनट के बाद 3 मोल पर लीटर बचा है। जितना से शुरू किया गया वो R नॉट है, जितना बचा है वो R है, जो समय लगा वो t है, k नॉट निकल जाएगा। कोई दिक्कत? रिएक्शन जहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन, वह R नॉट है, और t समय के बाद जितना बचा था वो R है, और आपको निकालना है k नॉट। यहाँ इस 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, मान लो k नॉट दिया रहेगा, R नॉट दिया रहेगा, R दिया रहेगा, और k नॉट ही निकालने कहेगा, तो भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूला से भी अगर आप k का यूनिट निकालना चाहें
तो निकाल सकते हैं, देख लीजिए क्या हुआ। इस फॉर्मूला से भी निकालो यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम, नहीं, यूनिट ऑफ के नॉट बराबर कंसंट्रेशन बाय टाइम, मतलब कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मोल पर लीटर पर आवर हो सकता है, पर ईयर हो सकता है। जनरली हम सेकंड लेते हैं, रिएक्शन हम सेकंड में करते हैं, इसलिए कि हो कुछ भी सकता है। तो हम एक काम किए क्या, रेट कांस्टेंट के नॉट का एक्सप्रेशन निकाले। दूसरा काम क्या किए, यूनिट निकाले। तीसरा काम करेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड एक नया शब्द आपके सामने आया, लेकिन शब्द से आप अर्थ समझ गए होंगे। हाफ लाइफ पीरियड मीन्स हाफ हो जाता है। हाँ, जितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, आधा रिएक्शन हो जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। तो पहले हम उसको डिफाइन करेंगे और फिर इस फॉर्मूला से हम उसके लिए इक्वेशन निकालेंगे। न्यूमेरिकल साथ में बनाइएगा। तो हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम लोग सिंबल में ऐसे टी हाफ लिखते हैं। द टाइम in which concentration of reactants become what, half of its initial concentration। जितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। जैसे आपको मान लो कि 16 लेसन पढ़ना है, जब 8 लेसन पढ़ लेंगे तो क्या बोलेंगे आप, हमारा आधा पढ़ाई खत्म हो गया। नहीं, आपको 10 पेज पढ़ना है, आपने 5 पेज पढ़ लिया, कहते हैं आधा हो गया। उसी तरह से 10 मोल पर लीटर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन था, 10 मोल पर लीटर। उस 10 मोल पर लीटर को अगर मान लो 10 मोल पर लीटर था, इसको 5 मोल पर लीटर हो जाने में जो समय लगा टी, इसे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। 100 मोल था 50 मोल हो गया, 1 मोल था आधा मोल हो गया, जो समय लगा वो हाफ लाइफ पीरियड हुआ। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के नॉट बराबर आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 होगा ना। आर बराबर आर नॉट बाई 2, तो टी बराबर टी हाफ। जब r बराबर आर नॉट बाई 2, इनिशियल का आधा हो गया, तो t हो गया टी हाफ। हुआ ना, आर नॉट लिए थे, उस आर नॉट को आर नॉट बाई 2 होने में जो समय लगा वही ना हाफ लाइफ हुआ। ये मान पुट कर दीजिए, क्या हुआ, के नॉट इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2। आर नोट में से आधा चला गया, कितना बचा, आर नोट बाई 2 इंटू टी हाफ। इसलिए टी हाफ बराबर आर नॉट बाई 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी हाफ यहाँ आ जाएगा, के नॉट यहाँ चला जाएगा। ये फॉर्मूला हुआ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टी बराबर आर नॉट बाई 2k नॉट। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन जो शुरू में लिए थे हम तब। और के नॉट क्या है? रेट कांस्टेंट, जिसका वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दिया रहेगा। ठीक है, और 2 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। या इस लाइन याद रखिए, ऑब्जेक्टिव बनाने में, IIT-JEE के मेन एडवांस में, नीट एग्जाम में सब लाइन काम देगा आपको। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम टी हाफ बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स जो भी हो। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के सीधे समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए क्या हुआ, और आप सोचिए, अगर मान लो कोई था 40 मोल पर लीटर, इसको 20 मोल पर लीटर होने में मान लो 10 मिनट लगा। 40 मोल पर लीटर को 20 मोल पर लीटर होने में 10 मिनट लगा, तो 20 मोल पर लीटर को 10 मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा बताइए? 40 से 20 होने में 10 मिनट, तो 20 से 10 होने में 10 मिनट नहीं, 5 मिनट ना। क्या पढ़े अभी? सर उसका हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन अगर हाफ हो गया तो हाफ लाइफ भी हाफ हो जाएगा ना। यस सर। रिएक्शन कांस्टेंट रेट से हो रहा है। 40 से 20 हुआ 10 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल पर लीटर पर मिनट खर्च हो रहा है। 10 गुना 20 खर्च हो गया, तो फिर 20 में से 10 में सेम रेट रहेगा, 2 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो 20 से 10 होने में 5 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे अमाउंट घट जाएगा उसी अनुपात में हाफ लाइफ घटेगा। इस 10 मोल पर लीटर को 5 मोल पर होने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 मिनट। ठीक है। तो हम लोग 2 बात पढ़े, रेट कांस्टेंट क्या यूनिट निकाले, जो हुआ कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स मोल पर लीटर पर सेकेंड, और हाफ लाइफ पीरियड निकाले, टी हाफ बराबर आर नॉट बाई 2k नॉट, मतलब हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के समानुपाती है। अब अंतिम काम करते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ तो आप लोग आता ही होगा ड्रॉ करने, आता है? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। देखिए किसके बीच में करना है? अभी बता रहे हैं, हम लोग निकाले थे अभी के नॉट, क्या निकाले थे? आर नॉट माइनस आर बराबर के नॉट इंटू टी। याद आया? तो हम इंटीग्रेट किए थे तो हमको यही आया था वैल्यू।
तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर माइनस के नॉट टी प्लस R नॉट। मतलब के नॉट टी को लेफ्ट ले आइए, R को राइट ले जाइए। यस सर। इसको माइनस किए हैं, या सबको माइनस कर दो, ऐसे होगा। यस सर। R इक्वल टू माइनस के नॉट टी प्लस R। मैंने क्या किया आप समझ गए होंगे मैथ वाले। हमने y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाना चाहा इसको। दिस इक्वेशन, ये वेरिएबल है r कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, टाइम के साथ बदलेगा। t वेरिएबल है, k नॉट कांस्टेंट है, r नॉट कांस्टेंट है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट किए तो हम जो लिए शुरू में वही ना r नॉट रहेगा थ्रू आउट रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, के नॉट कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर याद रखिए, के नॉट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए रिएक्शन। ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का हो गया। तो अगर हम y और x में ग्राफ खींचें, बताइए हम कंसंट्रेशन और टाइम में के बीच ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्लोप उसका माइनस होगा, इसलिए ऐसा ग्राफ होगा। माइनस के नॉट है ना। यस सर। इस रिएक्शन को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो हमको R नॉट निकल जाएगा। ये हुआ R नॉट। तो क्या हुआ? प्लॉट ऑफ R मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम गिव्स व्हाट? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या हुआ? माइनस के नॉट। स्लोप क्या हुआ? माइनस के नॉट इक्वल टू टेन थीटा। यस सर। यस सर। और इंटरसेप्ट क्या हुआ? इंटरसेप्ट इक्वल टू R नॉट। इंटरसेप्ट इक्वल टू R नॉट। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। दो ग्राफ खींचा हम लोगों ने, एक रेट और टाइम ग्राफ खींचा था जो आया था कांस्टेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये हुआ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कभी कभी ऐसा भी होता है ऑब्जेक्टिव में, ग्राफ से कहता है ऑर्डर पहचानो। ग्राफ दे देगा और बोलेगा ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है बताइए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो आपको ये ग्राफ भी ध्यान रखना है ना। केमिकल काइनेटिक्स में स्टेटमेंट एंड ग्राफ, इक्वेशन, इस सब को ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। यस सर। एनी मोर क्वेश्चन? मेरे वीडियो के व्यूज बहुत कम होते हैं, एक दिन में 1 घंटा आता है, इतने बच्चे देखते हैं, और तो पढ़ते नहीं आप लोग। उसको पढ़िए भी और कुछ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आपका जो भी ग्रुप है उसको शेयर करिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, पढ़ें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगता है तो भी लिखें, बुरा लगता है तो लिखेंगे क्या गड़बड़ है, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो ताकि अधिक लोगों को लाभ हो सके।